हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। IBC 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम लाए हैं। छत्तीसगढ़ का बजट 9 मार्च को पेश होने वाला है और ये बजट कैसा होगा और कैसी उम्मीदें लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ पर रायपुर के हृदय स्थल पर मरीन ड्राइव में यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के दिल में, रायपुर के दिल में बसता है मरीन ड्राइव और अभी बजट को लेकर रायपुर के विभिन्न वर्ग के लोगों के दिल में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ चेंबर के पदाधिकारी हैं, कुछ गृहिणियां भी हैं और सराफा एसोसिएशन के लोग हैं, कर्मचारी नेता भी हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग भी हैं और कला से जुड़े हुए लोग भी हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे लोगों के दिल में क्या है, क्या उम्मीद है सरकार से इस बजट को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 9 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना चौथा बजट पेश करेंगे। अगर बजट की बात करें तो पहला बजट जो था वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और उनकी सरकार का जो पहला बजट था, वो जो उनके कमिटमेंट था, चुनाव में जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया था, उसको ध्यान में रख के बजट बनाया गया था। उसके बाद जो दूसरा बजट था वो किसानों, गरीबों और श्रमिकों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, समर्थन मूल्य पर धान किस तरह से खरीदी जाए और जो नरवा गुरुआ बड़ी योजनाएं हैं उसको किस तरह से लागू किया जाए, उसको ध्यान में रख के किया गया था। तीसरा बजट जो है वो कोरोना की भेंट चढ़ गया। उसमें कुछ खास नहीं था, केवल स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उसको अपग्रेड करने पे सरकार लगी रही और कोरोना को किस तरह से काबू किया जाए और कोरोना के मरीजों को किस तरह से इलाज की व्यवस्था की जाए, इन तमाम सुविधाओं को लेकर शुरू किया गया था, बजट बनाया गया था। अब चूंकि ये चुनाव, 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं 2023 में, तो ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अधोसंरचना के विकास का ये बजट होगा और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाएगी सरकार, ऐसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी राज्य की एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। विजय झा जी कर्मचारी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इस साल का जो बजट है, चुनाव के 1 साल पहले का बजट है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको? देखिए राजेश जी, आपने पहले ही कहा कि यह बजट चुनावी बजट है, तो मैं इस बजट में अपेक्षा करूंगा कि जो चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से जो वादे किए गए थे वो पूरा होना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों को आर्थिक लाभ होना है, तो पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। कल मध्य प्रदेश सरकार ने 31% महंगाई भत्ता दे दिया, तो केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्तों का पुनरीक्षण होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके पहले क्या 2 साल का बजट पेश किया है, तीन बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया है, कितनी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए, प्रदेश के कर्मचारी इसे अपने लिए अंतिम बजट समझ रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के कर्मचारी इसे अपने लिए अंतिम बजट समझ रहे हैं। इससे पहले 3 बजट पेश हुआ, उसमें कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया, हर वर्ग के लिए न्याय किया गया, लेकिन कर्मचारी वर्ग के साथ में न्याय नहीं हुआ। हम यह चाहते हैं इस बजट से सरकार कर्मचारियों का हित में निर्णय ले। जो पुरानी पेंशन योजना है और जो महंगाई भत्ता है, दोनों एक साथ जो है चाहे तो सरकार इस बजट में घोषणा कर सकती है। कारण यह है कि 221 करोड़ रुपए सरकार को कर्मचारी का अंशदान और सरकार का अंशदान NSDL मुंबई को देना पड़ता है। यदि इसी वर्ष, इसी बजट में इसी माह यदि उसको बंद कर दे तो उस जो पैसा जो बचेगा 110 करोड़ रुपए जो NSDL मुंबई को जाता है सरकार का अंशदान, उससे जो है 31% महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। इस तरह कर्मचारी हित में यदि सरकार चाहे तो निश्चित रूप से इस बजट में सरकार निर्णय ले सकती है। तो महंगाई भत्ता एक चाहते हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि ये बजट जो पेश होने वाला है, चुनाव के 1 साल पहले का बजट, महत्वपूर्ण बजट ये माना जाए? देखिए, बजट में जो एक व्यापारी वर्ग है या उद्योग वर्ग है, उद्योग को काफी अच्छी पॉलिसी आई है। अभी उसमें और जैसे भरत भाई हम लोग बात कर रहे थे, मेडिकल में छत्तीसगढ़ में और थोड़ा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि दवाइयां और सर्जिकल में बहुत पीछे है छत्तीसगढ़। इंदौर और दूसरे जो स्टेट है वो मेडिकल में काफी है, तो उद्योग में मेडिकल को के लिए स्पेशल कुछ पॉलिसी लाना चाहिए। और अभी जो व्यापारियों के एंगल से देखें तो 2 साल जो कोरोना काल गया बहुत मुश्किल का गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खाली टैक्सेशन को आगे बढ़ाया है और उसमें ब्याज लिया है और आरबीआई ने भी खाली
एडिशनल लोन दिया है और एक हाथ से लोन दिया, एक हाथ से फिर उन्होंने टीसीएस वगैरह लगा के वापस ले लिया। तो सबकी निगाहें हमारे सीएम साहब के ऊपर हैं कि क्या रहा है। जैसे अभी यूजर चार्ज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें उनको रियायत देनी चाहिए क्योंकि एकदम से मल्टीप्लाई हुआ है वो। तो जिस हिसाब से पूरा मार्केट और ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो कस्टमर जो बाजार में जाने से डर रहे हैं, अभी मैक्सिमम पूरे प्रदेश में पार्किंग को लेके और टॉयलेट, रायपुर में बहुत काम हुआ है टॉयलेट को, पिंक टॉयलेट वगैरह बन रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मंजिल है बहुत आगे है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी ट्रेडिशनल मार्केट है वहां पे सेफ्टी हो, वहां पे आपका सिक्योरिटी हो, वहां पे पार्किंग की व्यवस्था हो और लेडीज जेंट्स टॉयलेट मेंटेन हो, गार्बेज को उठाने का प्रॉपर सिस्टम हो ताकि कस्टमर बाजार में जाए खरीदे। जो खाली मॉल में जा रहे हैं, मतलब प्रदेश में जो पुराने ट्रेडिशनल मार्केट है उनको एक मॉल का स्वरूप मिले ताकि लोग जाके अपना वक्त भी गुजारे और खरीदी करके आए। भारत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या उम्मीद है सरकार से, और पिछले अगर 3 बजट की बात करें तो किस तरह लेते हैं इस बजट? अभी 3 बजट पिछले तो कैसे निकल गए पता भी नहीं चला कोरोना काल के कारण। यही बजट में हमको आशाएं हैं क्योंकि ये जो पॉलिसी के डिसीजन हैं यही साल ले सकते हैं। और अभी आदिवासियों के लिए या अपन ये सोचे कि आयुर्वेदिक और हर्बल जो प्रोडक्ट यहाँ से जा रहे हैं विदेशों तक जा रहे हैं, पर यहाँ उसका वैल्यू एडेड करने का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई उतना ध्यान किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। यहाँ से माल वहाँ जाके महंगे में बिकता है पर इन आदिवासियों को फायदा नहीं मिलता। तो वो विभाग यहीं पे होना चाहिए और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। सराफा एसोसिएशन के हरक मालू जी काफी सीनियर हैं व्यापारी यहाँ पर, आपको क्या उम्मीद है सरकार से सराफा बाजार को लेकर? खासकर स्टेट गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ शासन ने निश्चित तौर पर सराफा की बहुत सारी मांगे पूरी की है। साहूकार लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन करना, राजस्थान विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स स्थापित करना हमारी और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्वर्णिम योजना है। रायपुर में भारत का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण। इस बजट में हम चाहते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण के लिए प्रावधान होना चाहिए और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। दूसरा जो हमारा है कि EWS आवास में हमारे कर्मचारियों के लिए और हमारे कारीगरों के लिए आवास आवंटित सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये सराफा एसोसिएशन की मांगे थी और इन्होंने एक बात का स्वागत किया कि जेम्स और ज्वेलरी पार्क के जो निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी सरकार ने लिया था वो काफी स्वागत योग्य निर्णय है। पिछले 3 साल का जो बजट आपने देखा और इस साल सरकार से क्या उम्मीद है? एक महिला के हिसाब से हम आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह का बजट चाहिए? कोरोना के समय में बहुत ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है महिलाओं को, तो इस बार मैं बजट में चाहूंगी कि महिलाओं को ध्यान में रख के बजट बनाया जाए। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके घरेलू समस्याओं को देख करके उनका बजट में उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। आप क्या उम्मीद है सरकार? मैं चाहती हूँ स्वास्थ्य के माने जो नवजात शिशुओं के एक आंकड़ा पेश हुआ था, TS सिंहदेव जी ने आंकड़ा पेश किया था जिसमें 25,000 मौतों का जिक्र है, जिसमें से 13,000 नवजात शिशुओं की मौत है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर सरकार को एक ऐसा बजट लेना चाहिए जहाँ पर जैसे बस्तर है और इंटीरियर्स हैं वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल हो, उनकी प्रेग्नेंट माताओं बहनों की सुरक्षा और माने उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए उस बजट में, और नवजात शिशुओं को कुपोषण का शिकार न होना पड़े। तो हम सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि वो कुपोषण का शिकार न हो और महिलाओं को भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए, गर्भवती महिलाओं के। हमारे साथ कलाकार भी यहाँ मौजूद हैं। हम एक कलाकार से जानने की कोशिश करते हैं कि आप सरकार से क्या उम्मीद है, किस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार जो बजट ला रही किस तरह से लाए, क्या चाहती है कलाकार की हैसियत से आप क्या चाहते हैं सरकार? जय जौहर संगवारी हो, मैं एकता पंसारी, मैं छत्तीसगढ़ कलाकार हूँ और जितना भी कलाकार हवे सब बहुत परेशान हवे कोरोना के बाद से। बिल्कुल आर्थिक स्थिति सबके बहुत खराब हवे। तो आप पूरा सरकार से मोर रिक्वेस्ट हवे कि जितना भी कलाकार है ओखले कुछ आमदनी मिले जाए हमन के लिए, ताकि हमन के आर्थिक स्थिति बहुत बने और सुगर रहे। एक साथी आप सब सरकार से मोर रिक्वेस्ट हवे कि आप हमें कुछ आमदनी इसे दे जाए। विगत 3 सालों से हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ उद्योगों में जो बिजली की दर है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ एक इकलौता स्टेट था जो बिजली कम होने के कारण सबके बाहर के स्टेट वाले यहाँ पे उद्योग लगाते थे, लेकिन उसी चीज को आपने इतना इंक्रीज कर दिया तो बाहर के उद्योग आने वाले बंद हो गए। तो मैं एक निवेदन करता हूँ कि जो बिजली की रियायत दरें पहले थे वापस उसे लाया जाए ताकि उद्योग ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाए। तो ये एक बड़ा चीज आई है कि उद्योगों को उन्नति करे और आगे बढ़े, उसके लिए बिजली की जो दरें हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात ये इन्होंने की है। हमारे साथ बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भी अनवर अली जी यहाँ मौजूद हैं। आपको क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, सरकार ने कोरोना काल में
छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन ने जो मांग किया था, लगभग जो हमें पूरी अदर स्टेट में कहीं टैक्स की माफी नहीं मिली है और हमें बहुत कुछ राहत मिली है। लेकिन 2009 में और 2013 में एक कानून बना था नॉन यूज का और एक स्लीपर का 2 के बराबर टैक्स का, जो एक आदमी जाएगा लेकिन 2 के बराबर टैक्स देगा। हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि ये कानून को बजट में लाएं और इसको खत्म करना चाहिए। 500 करोड़ का टैक्स प्रति महीना हम देते हैं बस ऑपरेटर, लेकिन अगर ये कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गलत है, लेकिन जन सुविधा के हिसाब से हम लोग आवागमन छत्तीसगढ़ में मात्र एक बसों का रास्ता है, जिससे हम लोग अपनी जान जोखिम में हमारे चालक परिचालक डाल के और नक्सलाइट क्षेत्र में भी बसों का संचालन करते हैं। लेकिन ये 2 कानून अगर हटते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बस को घर में खड़ी रखो और टैक्स सरकार को दो, ये थोड़ा सा उचित नहीं है जो 2009 में बनाया गया था, तो इसको हटाना चाहिए और टैक्स में थोड़ा सा हमें रियायत देना चाहिए। जो स्लैब था 300 किलोमीटर का पहला जो स्लैब है, वो स्लैब जो है ना 100 किलोमीटर में पहले स्लैब को करना चाहिए था। हमारे साथ कुछ व्यापारी और भी यहाँ मौजूद है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीदें हैं सरकार? मैं रायपुर सराफा एसोसिएशन से अशोक सोनी। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय हरक मालू जी ने बताया कि हम सरकार को बहुत अच्छा राजस्व देते हैं और हम हर घर की गृहिणियों को ऐसा सजाते हैं जिस हिसाब से उनकी घर की शांति और सारी शोभा बनी रहे। तो जिस हिसाब से हमारा योगदान है सरकार के साथ, हम चाहेंगे छत्तीसगढ़ शासन हमें बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए एक ऐसा स्थान दे जिसमें हम सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से हम अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें। पिछले 3 साल का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया, वो आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा है और अब आपसे आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, बजट तो सर सुखाए सर्व हिताय होनी चाहिए, लेकिन बजट हमेशा देखते हैं उतना हम लोगों के पक्ष में नहीं रहता। अभी हम लोगों को पुराना पेंशन का है, महंगाई भत्ता है, इसके साथ ही साथ बेरोजगारों को भी लाभ हो, कर्मचारियों को भी लाभ हो, इस प्रकार की बजट होनी चाहिए। स्थापना व्यय बढ़ानी चाहिए और जो हमारे जितने भी पद हैं सेटअप नई सेटअप करनी चाहिए, पुरानी सेटअप में अभी तक चली आ रही है और उनके साथ में हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करना चाहिए और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उन लोगों को रेगुलर करनी चाहिए। जब तक पद है उसमें रेगुलर करके बाकी का पद का वैकेंसी निकले उसमें करनी चाहिए। तो ये बजट हमेशा अच्छी नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें महंगाई कंट्रोल हो, है ना। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, उसमें जो वेट है उसको और भी कम करनी चाहिए। तो इस तरीके से बजट रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी पुरानी पेंशन योजना की जो मांग है उसको तो अभी बजट में लागू करना ही चाहिए। एक अच्छी बात बोले कर्मचारी नेता ने कि बजट एक ऐसा होना चाहिए जिससे जो महंगाई है वो कंट्रोल हो और सभी को ध्यान में रख के बजट बनाया जाना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग भी मौजूद हैं, युवा भी जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं और आई हैं, वो भी सब जुड़ी हुई हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी यहाँ मौजूद हैं, कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, काफी सीनियर पत्रकार हैं, विधानसभा की भी रिपोर्टिंग करते आए हैं। कई बजट इनके सामने पेश हुए हैं। आपने देखा, आपने इसके पहले भाजपा सरकार का बजट देखा था, जोगी जी का भी बजट आपने देखा है, अभी भी 3 साल के बजट देखा। पिछले 3 साल की अगर बात करें तो पिछले 3 साल का बजट आपको कितना संतुष्ट करता है और अभी जो बजट आने वाला है उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जहां तक के ये है कि पिछले 3 साल के जो आप बजट की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर कृषि पर बहुत बात हुई। किसानों को लेकर ही जो है कांग्रेस सत्ता में आई। तो क्या है, कर्ज माफी एक बहुत बड़ा वो था, ठीक है, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, एक बहुत बड़ा कदम था, स्वागत है। लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी कृषि एग्रीकल्चर को बहुत ऊपर करने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा का जो उदाहरण दिया जाता है वो छत्तीसगढ़ का उदाहरण हो, तो इसके लिए नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएं। और केवल कॉलेज खोलने से भी नहीं होगा, जो पढ़ाने वाले हैं, जो एजुकेशन देने वाले हैं, वो भी पूर्णतः निपुण हो। तो जब वो पूर्ण निपुण होंगे तो छात्र वैसे निकलेंगे और जब छात्र निकले होंगे तो यहाँ की एग्रीकल्चर ऐसी होगी। अब भाई आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी आए थे तो यहाँ की कॉफी की बहुत चर्चा थी और राहुल गांधी कह कर गए कि यहाँ की कॉफी न सिर्फ जो है भारतवर्ष बल्कि उससे बाहर जानी चाहिए। तो मुझे लगता है न सिर्फ कॉफी बल्कि और भी चीजें छत्तीसगढ़ में ऐसी हो सकती है कि जिसकी चर्चा बाहर हो सकती है। आप किससे क्या उम्मीद है इस साल के बजट से? सर देखिए, मेरा नाम रवि ग्वालानी है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जो भैया ने अभी बात कही, अनिरुद्ध भैया ने, कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अभी सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए हैं स्वामी आत्मानंद, अब मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर उनको जो शिक्षक है उनको ट्रेनिंग दे करके जरूरत है कि अच्छे से भेजें, क्योंकि आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है तो उस लेवल के अब आपको टीचर्स भी चाहिए जो अल्टीमेटली बच्चों को पढ़ाएंगे और वो 10 साल बाद बन के आगे आएंगे। तो 10 साल बाद वो क्या करेंगे उसका विजन डॉक्यूमेंट भी रखना चाहिए। अब स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में संभाग हैं हर जगह पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इसकी स्थापना सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में भगवान
भुगतान न करें, ऐसी स्थिति फिर निर्मित होती है। तो हम तैयार रहें कि हमारे पास उतने बेड्स रहें और उतनी सुविधाएं रहें ताकि बच्चे बाहर जाके ना पढ़ें, यहीं पढ़ें और यहाँ के लोगों की सेवा कर सकें। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज के डेट में शासन से यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं कर्मचारियों को लेकर, तो बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएं कि वो सारे जो हैं वादे वो पूरे हों। आज के डेट में कर्मचारियों को तो कुछ नहीं मिला है। पहला साल किसानों का रहा है, लेकिन 3 साल आज हो गया, कोरोना की मार हो गई है। आज सभी कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि ना हेल्थ का कुछ है, ना एजुकेशन का है, ना ही कुछ किसी चीज का कुछ है। आज पेट्रोल की भी रेट इतनी बढ़ चुकी है, तो कर्मचारी करे तो करे क्या? सभी तरीके से कर्मचारियों के हित का ध्यान रखा जाए। आपसे जानना चाहेंगे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी छत्तीसगढ़ में, तो पहले साल हम लोग बोलते थे कि कांग्रेस जो बोलती वो करती है। आज स्थिति है कांग्रेस जो बोलती है उसको बिल्कुल नहीं करती। इन्होंने कहा था 1 साल किसानों का, दूसरे साल कर्मचारियों का, 3 साल निकल गया, कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसान किसान बोल रहे हैं, भाई किसान के बच्चे हम हैं ना, आप हमारी पैसा उनको दे रहे हो, आप हमारा डीए नहीं दे रहे हो साहब। यही शासकीय कर्मचारियों का आप 1 जुलाई से डीए थे, जो सेवानिवृत्त रिटायर का उसको 1 अक्टूबर से दे रहे हो। आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में वहां के मुख्यमंत्री ने 31% डीए दे दिया। तो आप यदि कर्मचारी को रेगुलर नहीं करोगे, आप उनके महंगाई भत्ता नहीं दोगे, पेंशन नहीं दोगे, तो क्या किसान? हमारे साथ युवा लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भविष्य है। और भविष्य क्या चाहता है इस भूपेश सरकार से, ये हम जानना चाहेंगे। किस तरह का बजट चाहते हो? एक युवा होने के नाते मेरा सबसे पहला अपनी सरकार से ये अपेक्षाएं रहती है कि रोजगार में सरकार बजट पे एक बहुत अच्छा पेशकश करे। सब जैसे सरकार का सबसे अच्छा पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्कूल की संख्या बढ़ाई, स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि शिक्षा के हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके। आपका क्या कहना है? युवा के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस चीज को लेकर सरकार को युवा के लिए सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए ताकि उनको दिक्कत ना जाए। वर्तमान सरकार सिर्फ धान पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो मोनोक्रॉपिंग है, जो छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं है, वो परिवेश इकोलॉजी के लिए सही नहीं है। तो वो सिर्फ धान पे फोकस ना करके मोनोक्रॉपिंग के अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग और बाकी क्रॉप रोटेशन की स्कीम्स पे भी ध्यान दे। आपको क्या उम्मीद है सरकार के इस बजट से? जी, मैं यहाँ की एक समाज सेविका होने नाते बहुत सारी महिलाओं का स्वरोजगार चलाती हूँ, तो मुझे तो यही उम्मीद है इस बार की बजट से कि महिलाओं के स्वरोजगार पर जो यहाँ के सरकार है कई वर्षों से जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि मैं इस बार का स्वरोजगार एवं सुरक्षा पर ध्यान दे हमारे यहाँ के सरकार, क्योंकि प्रदेश का सरकार को सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा का भी कुछ बजट ऐसा खर्च करे ताकि हमारी महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं उनको सुरक्षा प्रदान हो। और साथ में स्वरोजगार, जैसे कि स्व सहायता समूह और बाकी बहुत सारी योजना के अंतर्गत जो लोन वगैरह मिलते थे, जिससे महिलाएं स्वयं कमा करके अपना घर का जीवन यापन करती थी, छोटे से छोटे मजदूर वर्ग को भी उस सेवा से वंचित न करे। तो यही उम्मीद करती हूँ कि इस बार स्वरोजगार में अपना तो हर कोई सोचता है, अपने प्रदेश और अपने नागरिकों का सोचना उनका प्रथम दायित्व बनता है। सरकार से क्या उम्मीद है? मेरा नाम रजत सिंह छाबड़ा है और मेरा रियल एस्टेट का कारोबार है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार विगत 3 वर्षों से सरकारी गाइडलाइन में 30% की छूट दी गई थी, उसे आगे भी बरकरार रखना चाहिए, और जिससे जनता को लाभ होगा मकान खरीदने में, दुकान खरीदने में, और रियल एस्टेट के कारोबार में बहुत वृद्धि आएगी और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और साथ ही में पंजीयन शुल्क जो 4% लगता है उसे थोड़ी कटौती करनी चाहिए, जिससे आम जनता को लाभ हो। हर साल जब दिवाली के बाद धान की कटाई होती है, तब ये मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है कि धान की खरीदी के लिए बारदाना का उपयोग और बारदाने की जो अछत रहती है, जो पूर्ति नहीं हो पाती है, उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहाँ के लोकल हैं, हम रिसाइकलर हैं, पुराने बोरों को रिपेयर करते हैं और इसे किसानों को यूज करने लायक बनाते हैं। इसके लिए हमें भी थोड़ा नोटिस किया जाए, हमारे लिए भी कोई अच्छी स्कीम लाया जाए, और सर्वप्रथम जो बाहर से जो प्लास्टिक का जो उपयोग होता है, बाहर से जो आवक आ जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो छोटा व्यापारी है वो दब जाता है, इसके लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना। नहीं, सरकार ने एक निर्णय लिया है कि ये धान खरीदी हर साल होगी और बोरों का संकट हर समय रहता है, तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाया ज्यादा लोगों, ऐसा उन्होंने घोषणा यहाँ पे की है। तो आप क्या चाहते हैं बजट में इसका भी प्रावधान हो? हाँ जी, बिल्कुल प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बुरा लगता है, धान के समय तो बहुत ही अछत हो जाती है और इसमें क्या मुनाफाखोरी बढ़ जाती है। दूसरे स्टेट से जो बोरे आते हैं वो कुछ समय के लिए बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जिससे किसानों को भी नहीं मिल पाता है लाभ और ना व्यापारियों को मिल पाता है। अब इस बजट से क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं?
हम इस बजट में ये उम्मीद लगाए महाराज, कोरोना काल में केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपन पूरा जान दे करके लोगों के सेवा करें। एक आध 2 महीना के कुछ विशेष भत्ता स्वास्थ्य कर्मचारी मतलब मिलना चाहिए। और चूंकि मैं समस्त कर्मचारी वर्ग के भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो अभी तक हम देखा था नरवा गरवा गुरवा भारी और कर्मचारी मन के भैया नहीं आए हैं बारी। तो कम से कम पुराना पेंशन योजना ला कर्मचारी मन पर लागू करे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के निर्माण करत है, केवल निर्माण होए से नहीं हुए। जैसे हमारे एक बहन जी बताई, कतेक नवजात लड़का मरत है। पूर्ववर्ती शासन में सभी जिला में नवजात बच्चों पर SNCU नवजात बच्चों के लिए एक स्पेशल क्रिटिकल केयर की स्थापना की। भवन बन गया, सामान आ गया, पर उसको चलाने वाले मेन पावर की भर्ती आज तक नहीं हुई है। बड़े हुए डंप खा रहे हैं, तो मृत्यु दर बढ़े गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। भूपेश सरकार के द्वारा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उनको और बहुत अच्छे काम करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे काम करने की जरूरत है। सड़क के विस्तार की जरूरत है, पानी सुविधाओं की जरूरत है, स्वच्छता की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो सरकार ने 55-56 हजार करोड़ जो कर्ज उनके ऊपर है, उसको भी छूटने के लिए एक अच्छा स्कीम बनाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो सरकार ने कर्ज लिया है वो कर्ज किस तरह से पटा और कर्ज लेने की दोबारा नौबत ना हो, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अब हम अपनी चर्चा को खत्म करें उसके पहले अमर परवानी जी से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। उद्योगों के लिए क्या चाहते हैं आप? उद्योग और छोटे व्यापारी हैं, उनसे क्या, उसके लिए क्या चाहते हैं सरकार से आप? देखिए, उद्योगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जो पिछली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। और उसमें जो MOU साइन हुए हैं उसमें 80 या 90% स्थानीय उद्योगपतियों के हैं। उसी से प्रूफ होता है कि वो प्रॉपर है, मतलब बाहर से कोई इन्वेस्टर मीट ओवर के नहीं। और बहुत अच्छा, अभी इसमें क्या करना चाहिए कि हमको क्लस्टर या हब टाइप का क्रिएट करना चाहिए। जैसे मैं पेपर पढ़ता हूँ, अंबिकापुर में टमाटर बहुत होते हैं और एक समय होता है जब 50 पैसे का टमाटर होता है और एक समय होता है जब 50 रुपए का टमाटर होता है। तो वहां पे कैसे हम लोगों को मोटिवेट करें कि अंबिकापुर में टमाटर से रिलेटेड क्या यूनिट लगेगा और कैसे यूनिट लगेगा, उसमें सरकार क्या लाभ देगी ताकि किसानों को प्रॉपर लाभ मिल सके। एक ही। और दूसरा, जैसे शंकर भाई जो बिजली की बात बोल रहे थे, बिजली में बड़े यूनिटों को बहुत लाभ है और जो इंटीग्रेटेड प्लांट है उनको फायदा है। कई अपना जो छोटे उद्योग है जिसको भूपेश सरकार, छोटे व्यापारी, छोटे आपका उद्योग, इनको जो बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें छोटे जो उद्योग हैं उनको भी बिजली में रियायत बड़ों के समान मिलेगी, तो सर्वाइव करके वो लोग आगे बढ़ेंगे ये उद्योग। तो आपने सुना कि हमने आप ये बताने की कोशिश की कि समाज का जो हर वर्ग है, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, व्यापारियों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, एक पत्रकार क्या सोचता है, कर्मचारी क्या सोचते हैं, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, ये तमाम चीजों के कलाकार क्या सोचता है, इन तमाम चीजों को उनसे उन सबको क्या उम्मीद है सरकार के इस बजट से, वो आपको बताने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से सरकार भी हमारे इस कार्यक्रम को देखकर इस ओर ध्यान जरूर देगी। 9 तारीख को बजट छत्तीसगढ़ का पेश होने वाला है। लगभग 1 लाख करोड़ का ये बजट होगा, ऐसी संभावना है। और ये बजट, ये लोग, इन सब की उम्मीद ये है कि ये बजट लोगों के लिए एक राहत भरा बजट हो, ऐसी उम्मीद ये कर रहे हैं। क्योंकि और ये उम्मीद इसलिए भी ऐसी नजर आ रही है, ये भी ऐसा लग रहा है क्योंकि चूंकि ये सरकार का चौथा बजट होगा और उसके बाद चुनावी बजट आ जाएगा, तो उसको लेकर लोग उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि ये उनको राहत देने वाला बजट होगा। अब 9 तारीख को ये पता चल जाएगी किस तरह का बजट है और लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।